दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका इजरायल के एक्शन से भी नहीं डगमगाया ईरान का हौसला। परमाणु ठिकानों पर चुपचाप दोबारा शुरू कर रहा काम। नई सैटेलाइट से मचा हड़कंप। और साथ में आपको बताएंगे, ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद से भी निकला आगे। रूसी नागरिक के द्वारा यहूदी देश की कर ली जासूसी। जानेंगे क्या है पूरा मामला। और अगली खबर में आपको बताएंगे, बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को अंतिम विदाई। यूनुस संग ढाका में उमड़ी भारी भीड़। भारत के खिलाफ भी लगे नारे। और साथ में आपको बताएंगे, रूस ने यूरोपीय देशों के साथ सोवियत संघ के बाद के सैन्य समझौतों को करेगा समाप्त। क्या यूरोप के लिए खतरे की घंटी? तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच जून में हुए 12 दिन के युद्ध में जिन परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हवाई हमले किए थे, अब वहां फिर से हलचल दिख रही है। नई सैटेलाइट तस्वीरों ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इन तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि ईरान अपने नतांज परमाणु केंद्र में दोबारा काम शुरू कर चुका है। अमेरिका के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी ISIS के मुताबिक नतांज के पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट यानी PFEP में हालिया गतिविधि देखी गई। ये वही जगह है जिससे जून में अमेरिकी और इजरायली हमलों में भारी नुकसान पहुंचा था। 13 दिसंबर की सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आता है कि ईरान ने वहां मौजूद एंटी ड्रोन ढांचे के ऊपर नए पैनल लगा दिए हैं। इन पैनलों से बमबारी में तबाह हुए हिस्से को ढक दिया गया है ताकि अंदर क्या चल रहा है वो बाहर से दिखाई ना दे। ISIS का कहना है कि इन कवर का मकसद मलबे के अंदर जाकर जांच करना या संवेदनशील सामग्री निकालना हो सकता है, वो भी दुनिया की नजरों से दूर। ड्रोन हमले से बने बड़े छेद पूरी तरह बंद तो नहीं किए गए हैं, लेकिन इतना जरूर किया गया है कि अंदर की गतिविधि छुप जाए। पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बेहद अहम हिस्सा है। यहीं पर एडवांस सेंट्रीफ्यूज और ज्यादा स्तर के यूरेनियम संवर्धन पर रिसर्च होती रही है। ISIS के मुताबिक हमलों से पहले इस साइट पर कुछ किलो अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम मौजूद था, जो मात्रा में कम होने के बावजूद रणनीतिक तौर पर बहुत अहम माना जाता है। हालांकि ISIS ने यह भी कहा है कि फिलहाल फोर्डो और इस्फहान जैसे दूसरे परमाणु ठिकानों पर ऐसी कोई नई गतिविधि नजर नहीं आई। ये दोनों जगहें भी जून के युद्ध में निशाना बनी थी। जानकारों का मानना है कि नतांज पर दोबारा काम शुरू करना इस बात का संकेत हो सकता है कि ईरान पहले अपने रिसर्च और डेवलपमेंट वाले हिस्से को सक्रिय करना चाहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक नतांज में दिख रही यह हलचल आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव को और बढ़ा सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों ने एक रूसी नागरिक को ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक यह शख्स इजरायल में काम करता था और ईरानी खुफिया एजेंसियों को इजरायली बंदरगाहों, जहाजों और अहम ढांचों की तस्वीरें भेज रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 30 वर्षीय विटाली जागिन तसेव के रूप में हुई। इजरायल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट और रक्षा मंत्रालय की सुरक्षा इकाई ने दिसंबर की शुरुआत में एक गुप्त जांच के बाद उसे हिरासत में लिया। मतलब सभी अहम जानकारी भेजने के बाद उसे गिरफ्तार किया। मतलब जिस जासूस को ईरान ने काम पर लगाया था, लगभग वो काम पूरा कर चुका था। उसके बाद इजरायली खुफिया एजेंसी को इसके बारे में मालूम हुआ। रिपोर्ट के अनुसार जागिन तसेव अक्टूबर से एक ईरानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था, जिसने खुद को रोमन नाम का रूसी बताया था। उसी के निर्देश पर वो देश के अलग अलग इलाकों में निगरानी से जुड़े काम कर रहा था। आरोप है कि उसने कई इजरायली बंदरगाहों पर मौजूद संवेदनशील ढांचे और जहाजों की तस्वीरें भेजी और इसके बदले उसे क्रिप्टो करेंसी में पैसे मिले। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उसे पता था कि यह जानकारी इजरायल को नुकसान पहुंचा सकती है, फिर भी उसने पैसों के लिए यह काम किया। उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोपों में केस दर्ज किया गया है। एजेंसियों के मुताबिक ईरान सोशल मीडिया के जरिए जासूसी के लिए लोगों को फंसाने की कोशिशें तेज कर रहा है और हाल के दिनों में यह काफी बढ़ गया है। मतलब अब ईरान तेजी से इजरायल में जासूसी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बांग्लादेश ने शनिवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच छात्र नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को अंतिम विदाई दे दी है। ढाका स्थित राष्ट्रीय संसद भवन के
साउथ प्लाजा में दोपहर 2 बजे उनकी जनाजे की नमाज अदा की गई, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के पास दफना दिया गया। हादी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में चुनाव अभियान शुरू करते समय नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें सिर में गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल हादी को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां 1 सप्ताह बाद उनकी मौत हो गई। हादी को अंतिम विदाई देने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी पहुंचे थे। हादी के सम्मान में बांग्लादेश सरकार ने 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया था। हादी पिछले साल हुए छात्र आंदोलन के सबसे अहम चेहरों में से एक थे। इसी आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मौत से पहले हादी फरवरी में होने वाले आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत युवा और छात्र वर्ग था, जहां उनकी जबरदस्त लोकप्रियता थी। यही वजह रही कि उनके नमाज़े जनाजा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा के सामने का पूरा मैदान पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। लोग छोटे छोटे समूह में बटे हुए थे और लगातार नारे लगा रहे थे, हम सब हादी बनेंगे, हम सदियों तक लड़ेंगे, हादी भाई का खून बेकार नहीं जाएगा। और दिल्ली हो या ढाका, ढाका ढाका, किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एहतियातन कैंपस के सभी एंट्रेंस बंद कर दिए थे। सुरक्षा के लिए सेना के जवानों के साथ साथ पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन यानी RAB और अंसार बल की बड़ी टुकड़ियां तैनात की गई थी। हालात काबू में रहे, इसके लिए ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। दफन की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थी। नजरुल समाधि चत्तर पर करीब 11:30 बजे कब्र खोदने का काम शुरू हुआ। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, भीड़ और बढ़ती चली गई। आखिरी दीदार के दौरान कई लोग भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। हादी की हत्या ने फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस ने यूरोप के कई देशों के साथ सैन्य सहयोग खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। रूसी सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने रक्षा मंत्रालय को यह अनुमति दे दी है कि वो जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे समेत कई यूरोपीय देशों के साथ किए गए द्विपक्षीय सैन्य समझौतों को रद्द कर दे। ये आदेश शनिवार को सरकार के कानूनी पोर्टल पर जारी किया गया। ये समझौते शीत युद्ध के बाद यानी 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में किए गए थे। उस समय इनका मकसद रूस और यूरोपीय देशों के बीच भरोसा बढ़ाना, सैन्य पारदर्शिता रखना और आपसी सहयोग को मजबूत करना था। अब रूस ने इस सभी ढांचों को औपचारिक रूप से खत्म करने का फैसला कर लिया है और यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब रूसी संपत्ति को यूरोप ने फ्रीज कर दिया है यानी जब्त कर लिया है। इस फैसले की जद में कई नाटो सदस्य देश आते हैं, जिनमें जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम और चेक गणराज्य शामिल है। इसके अलावा बुल्गारिया, रोमानिया और क्रोएशिया के साथ हुए सैन्य समझौते भी समाप्त किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दशकों से चला आ रहा रूस और यूरोप के बीच सैन्य संपर्क अब पूरी तरह टूट रहा है। हालांकि ये समझौते पिछले कई सालों से लगभग निष्क्रिय ही थे। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे और फिर 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और पश्चिमी देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। अब रूस ने इन पुराने समझौतों को औपचारिक रूप से खत्म कर यह साफ संकेत दे दिया है कि अब सहयोग की जगह टकराव का दौर है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।